When I received phone call from Satish Tiwari sir for conducting a webinar, I was thinking that it is the webinar for Mathematics Club of PCE with a limited number of students. But when I came across the publicity of this webinar through video clip, poster, a long message including a registration link, social media platforms, Facebook, YouTube, Instagram, I was amazed because the program will go live addressing to miscellaneous audience. I wish to thank the organizing team of PCE, Principal Singh sir, management, and especially my friend Satish Tiwari sir for giving me space on social platform to interact with loved ones. दोस्तों, अब इसके आगे हम हिंदी में कंटिन्यू करना चाहेंगे क्योंकि जो बात दिल से निकलती है वो दिल तक जाती है। वो बात ही क्या जो दिमाग से निकले और जुबां पे आके रुक जाए, दिल तक ना पहुंचे तो फिर भला जनता को आनंद कैसे आए। ये सोशल मीडिया की वजह से कम हम और आप मिल पा रहे हैं, अदरवाइज आप अपनी प्लेस पर, हम हमारी प्लेस पर। तो ऐसे समय आप लोगों के साथ कनेक्ट करना ये रियली एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसलिए आप सभी की इजाजत से आगे की जो पूरा टॉक है वो कोशिश करेंगे आपको समझ आए इस तरह की भाषा का उपयोग करते हुए। आप सभी का हमारी ओर से भी पुनश्च स्वागत और अभिनंदन, क्योंकि आपने अपने लिए समय निकाला है ये जानने के लिए कि व्हाट इज फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड सीक्रेट ऑफ सक्सेस। दोस्तों, इस बारे में आपने पहले से कुछ ना कुछ तो समझा हुआ है, कुछ ना कुछ जाना हुआ है, जो आपको आपके टीचर्स बताते हैं या फिर सोशल मीडिया की हेल्प से आप जो देखते और सुनते हैं। इस तरह के इवेंट्स में जो आप पहले से जानते हैं उसे एक अलग दृष्टिकोण से, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जर्नी। वैसे तो यहाँ जितने भी लोग हैं ये सभी मैथमेटिक्स के जानकार हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जब हम मैथमेटिक्स के जानकार हैं तो हमने एक टर्म सुनी होगी, यूज भी की होगी, फील्ड ऑफ स्केलर्स। फील्ड ऑफ स्केलर्स ये जनरली जब फर्स्ट ईयर में, जैसे ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स एंटर करते हैं तभी से ये टर्म यूज होना शुरू हो जाती है। स्पेशली मैट्रिसेस टॉपिक जब आप पढ़ते हैं और मैट्रिसेस की जब एंट्रीज आप लेना शुरू करते हैं तो वहाँ एक सेंटेंस आता है कि एलिमेंट्स बिलोंग्स टू फील्ड ऑफ स्केलर्स। अब दोस्तों, ये जो फील्ड है, ये फील्ड को यदि डिफाइन करना हो तो उसके लिए बहुत सारी चीजें लगेगी, जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, बाइनरी रिलेशन, ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, रिंग, कम्यूटेटिव रिंग, डिवीजन रिंग और एक्सेट्रा। परंतु इतनी सारी डिटेल्स अभी हम यहाँ डिस्कस करने वाले नहीं। आप ये समझिए कि जो भी कांस्टेंट से आप डील करते आ रहे हैं उसको स्केलर क्वांटिटी रेफर करते हैं, और ये जहां से बिलोंग करते हैं वो सब फील्ड ऑफ स्केलर्स है। यानी एनी कांस्टेंट वी केम अक्रॉस बिलोंग्स टू फील्ड ऑफ स्केलर्स। अभी जो जितनी टर्मिनोलॉजी अभी हमने कही, जितनी बातें कही, ये स्टेप बाय स्टेप आपका कोर्स कवर करते चले जाती है और फिर कुछ 2-3 लेक्चर्स के बाद एक फील्ड नाम से कंसेप्ट डेवलप होता है। तो फिलहाल तो वो यहाँ अभी डिस्कस नहीं होगा, परंतु ये क्लियर कर लेना जरूरी है कि जो कुछ भी मैथमेटिक्स अभी तक आपने पढ़ा है, सीखा है, समझा है और आगे पढ़ने वाले हैं, ये सब फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स से बिलोंग करता है।
अब अभी तक क्या पढ़ा है और आगे क्या पढ़ने वाले हैं, आगे का तो पता नहीं, लेकिन अभी तक क्या पढ़ा है उसका एक टूर ले सकते हैं। टूर में यदि हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, अपने स्कूलिंग में चले जाएं, तो प्री स्कूल, देन मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज, इंजीनियरिंग, उसके बाद रिसर्च, पोस्ट डॉक्टरल, और फिर बाद का जो लेवल है साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर जो सब्जेक्ट है, अभी हम अपने आप को फोकस करते हैं मैथमेटिक्स के लिए, तो जो मैथमेटिक्स है आपने अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसको तो डेफिनेटली इमेजिन करके रिकॉल कर सकते हैं। कुछ छोटी छोटी सी बातों को यदि फास्ट फॉरवर्ड मेथड से रिवाइज करें तो प्री प्राइमरी स्कूल्स में नंबर्स सीखते हैं, थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो नंबर 50 तक सीखा होगा उसको 100 तक ले जा लेते हैं, उसको 1000 और फिर बाद में इन्फानाइट करके, फिर एक एक नंबर, वन वन डिजिट नंबर्स का एडिशन, टू डिजिट्स का एडिशन, देन नेक्स्ट लेवल पे सब्ट्रैक्शन। और ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन टॉपिक है ये और कुछ क्लासेस में कंटिन्यू होते चले जाता है, लेकिन अब उसका नेचर बदलते जाता है। जो अभी तक 2 डिजिट्स में बात हो रही होती थी, अब वो 3 डिजिट्स में, 4 डिजिट्स में, ऐसे करते करते अब उसका जो नेचर है थोड़ा सा ब्रॉड होने लगता है। एक लेवल के बाद कुछ डिफरेंट टॉपिक्स, जब हम हाई स्कूल की बात करते हैं तो वहाँ एल्जेब्रा, पॉलिनोमियल्स, इक्वेशंस, लॉ ऑफ इंडाइसेस, आगे की क्लासेस में परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट, डाटा हैंडलिंग, ये टॉपिक डाटा हैंडलिंग का पूरी क्लासेस में कंटिन्यू होते चले जाता है। तो जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं, चीजों को समझने लायक होते जाते हैं, उसी प्रकार से टॉपिक भी हमारे साथ साथ, या हम टॉपिक के साथ साथ मैच्योरिटी लेवल को अटेंड करते जाते हैं। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि अभी आप मान लो ग्रेजुएशन में हैं, तो डेफिनेटली आप इसके पहले तक की जो चीजें हैं वो भली बात समझे होंगे, और आप जरूरत पड़ने पर किसी की मदद भी कर सकते हैं, लेकिन आगे क्या है ये तो पता नहीं। फिर जब आप जूनियर कॉलेज में आ जाते हैं तो कैलकुलस, उसमें लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, और उधर मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी, डिटर्मिनेंट, लाइन, पेयर, सर्कल वगैरह वगैरह। ये सारे टॉपिक जब सीनियर कॉलेज में आते हैं तो उनमें से कुछ टॉपिक्स हमको कंटिन्यूड होते दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन। लेकिन अब इनका नेचर बदलते जाता है, ये भी क्लास के साथ साथ बड़ा होते जाता है, जो टॉपिक है वो भी बड़ा होते जाता है, हाँ, वो भी एक्सप्लोर करता है अपने आप को। तो कुछ टॉपिक्स हो सकता है आपने पढ़े हो या ना पढ़े हो। आज का ये जो टाइटल है, ये टाइटल को एलोबरेट करने के लिए कुछ टॉपिक से रिलेटेड छोटे छोटे से एग्जांपल ये डिस्कस करेंगे। आपको यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि वो टॉपिक नहीं पता है तो हम साथ साथ में बैकग्राउंड में वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या लगेगा ये भी डिस्कस करते हैं। और फिर वो छोटे छोटे से सिंपल एग्जांपल, 3 एग्जांपल्स की बात करेंगे। वो 3 एग्जांपल्स को डिस्कस करने के बाद ये जो टॉपिक है ये टॉपिक पर फिर से आ जाएंगे। वो जो 3 एग्जांपल है, यदि आपको पता है तब भी आप उनको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, और रीडिंग बिटवीन द लाइंस पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है? Sorry to interrupt you. हेलो। Excuse me. Yes. Sir, we are having with us Dean Academic Sir, Yes, yes. Dr. Shriram Sir. Welcome, sir. Hello. Sir, you can proceed. Thank you. Welcome. Thank you, Ren. Please carry on. कंटिन्यू करें? Please, sir. Please continue. ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। फर्स्ट एग्जांपल इज verify the analyticity of function f of z equal to z. Verify whether this function is analytic or not. Analytic or not. अब देखिए, एक वर्ड हमने यूज किया फंक्शन।
तो जैसे आप 11th-12th कंप्लीट करके ग्रेजुएशन में आए तो फंक्शन वर्ड फैमिलियर है। मैक्सिमम टाइम वी यूज फंक्शन ऑफ रियल नंबर्स। अब यहाँ दिख रहा है एफ ऑफ जेड, तो बहुत शॉर्ट में जो चीजें रिक्वायर्ड है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसको एक्सप्लेन करते थे। दिस इज फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई, and function of complex number f of z is function of in the form of u plus I v, where u and v are functions of two variables x and y। और ये x और y कुछ नहीं बल्कि z के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स है। फिर बात करते हैं ये एनालिटिक का मतलब क्या। तो प्रीवियस क्लासेस में डेरिवेटिव ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ होगा। डेरिवेटिव एट अ पॉइंट की वहां बात होती थी। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो एक्सवाई प्लेन होता था वही कॉम्प्लेक्स प्लेन बन गया। तो कोई एक पॉइंट z0 है तो इसके नेबरहुड में यदि हर पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो वी से दैट फंक्शन इज एनालिटिक एट पॉइंट z0। थोड़ा सा बड़ा हो गया, कंसेप्ट बड़ा हो गया। डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट की बात होती थी, अब डिफरेंशिएबिलिटी इन नेबरहुड की बात हो रही है। तो एनालिटिक का मतलब डिफरेंशिएबिलिटी इन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट। फिर कुछ रिजल्ट्स यहाँ आते थे, कॉची-रीमन इक्वेशन बोलकर एक रिजल्ट है। द फंक्शन इज एनालिटिक if it satisfy conditions ux equal to vy and uy equal to minus vx, where all these are partial derivatives of first order and they continuous in their domain। ठीक है, बहुत बहुत शॉर्ट में बात कर रहे हैं। अब ये कंडीशन ये फंक्शन सेटिस्फाई करता है क्या, देख लेते हैं। दिस इज द फंक्शन एफ ऑफ जेड। अब z है तो x प्लस आई वाई लिख दिया और z इज एक्चुअल x प्लस आई वाई। अब f ऑफ z के डिफरेंस में यदि कंपेयर किया तो दिस वर्क्स एज u एंड इट वर्क्स एज v। So we have u equal to x and v is equal to y। अब पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 and uy इज 0। हियर vx x है नहीं, y है इंडिपेंडेंट ऑफ x, vx is 0 partial derivative and vy is 1। Now verify the condition ux equal to vy। दिख रहा है ux equal to vy। okay, one condition is all right। uy equal to minus vx, तो uy is 0 vx is 0 तो minus 0 is 0, no problem। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होते दिख रही है। कॉची-रीमन इक्वेशंस, these are CR equations। So we can say that or we can conclude that the function f of z equal to z is analytic function। ठीक है, हो सकता है 100% चीजें यदि जिनका ये टॉपिक नहीं हुआ होगा तो केवल डेरिवेटिव तो समझ में आता है, ये कंडीशन वेरीफाई करने की बात समझ में आती है। अभी केवल उतना ही फोकस करते हैं, इनमें से हमें कुछ चीजें पकड़नी है। तो एक सिंपल एग्जांपल था। सेकेंड एग्जांपल f of z equal to z bar। z bar is the conjugate of complex number z। इसको वेरीफाई करना है कि ये एनालिटिक है या नहीं है। अब ये सब कुछ तो रिजल्ट था, हम फंक्शन में आते हैं। f of z equal to z bar, तो z यदि x प्लस आई वाई है तो z बार हो जाएगा x माइनस आई वाई। अब यदि इसको कंपेयर करें तो रियल पार्ट ऑफ f of z u is x and imaginary part of f of z is minus y। डेरिवेटिव की बात करते हैं। ux is 1, uy is 0, vx is 0 but vy is now minus 1। vy is minus 1। condition ux is 1, vy is minus 1, they are not equal। ux is not equal to vy। एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, वी कैन ड्रॉ कंक्लूजन दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। ओके, दो सिंपल एग्जांपल हो गए। f of z equal to z is analytic function but f of z equal to z bar is not analytic function। okay, now come to third example।
example 3, to evaluate integral of z bar dz from 0 to 2 plus I। सिंपल सा सिंपल एग्जांपल लिया ताकि कम समय में वो सॉल्व हो जाए। along real axis from z equal to 0 to z equal to 2 and then along z equal to 2 to z equal to 2 plus I। हमने देखा था f of z equal to z is analytic function, f of z equal to z bar is not analytic function। अब वो जो z bar है वो z bar को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं विद इन दिस डेटा। अब इंटीग्रेशन वर्ड इसके पहले पढ़ा हुआ है 12th क्लास में, अच्छे से हुआ है। अब यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर के इंटीग्रेशन की बात आ रही है और कुछ यहाँ पर पैरामीटर्स दिए हुए हैं। तो इसको पहले तो डिस्कस करते दिया क्या है। रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, जो हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हुआ करती थी एक्स वाई प्लेन के लिए, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने लगे तो उनका ही नाम हो गया रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। एक्स वाई प्लेन का नाम हो गया कॉम्प्लेक्स प्लेन, अर्गोन्स डायग्राम। तो रियल एक्सिस पर उसको चलना है पहले 0 से लेकर 2 तक के, तो 0 से लेकर 2 तक चला। अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में z is equal to x plus I by is same as point x, y। तो जब z equal to 2 की बात करें तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में ये हो गया 2, 0। कोऑर्डिनेट फॉर्म में ये जो z equal to 0 है ये अपना ओरिजिन है z equal to 0। तो पहले तो 0 से 2 चला, ये एक पार्ट कवर किया। उसके बाद 2 से 2 प्लस I। अभी हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्विवेलेंट टू पॉइंट, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू पॉइंट 2, 1। 2, 1 इसकी बिल्कुल कुछ ऊपर होगा, इक्वल यूनिट डिस्टेंस पर 2, 1 ये पार्ट लेकर जाना होगा उसको। इसको डिनोट कर देते पॉइंट ए, पॉइंट बी। अब ये इंटीग्रेशन तो सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन इसके पहले पढ़ा हुआ होगा, रियल फंक्शंस का इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करने से वी कैन सॉल्व दिस आल्सो। ठीक है, अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, थोड़ा सा 2-4 मिनट लग जाएंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो पूरा पार्ट है वो OA to AB, मतलब ये जो इंटीग्रल सॉल्व करना है 0 से 2 प्लस I z bar dz इज नथिंग बट इंटीग्रल फ्रॉम O to A प्लस इंटीग्रल फ्रॉम A to B, इंटीग्रल अलोंग OA, इंटीग्रल अलोंग OB और फिर AB। तो अलग अलग इंटीग्रल डिस्कस करने होंगे। First, along OA, what is the equation of OA? See, equation of x-axis is y equal to 0. तो therefore zx plus iy जो था वो बन गया केवल x, y 0 होने की वजह से। हमको z बार को इंटीग्रेट करना है तो z बार बिकम x बार। रियल नंबर का कॉन्जुगेट इज द नंबर इटसेल्फ। तो ये जो पार्ट है फंक्शन का जो टर्म है वो तो कन्वर्ट हो गया अलोंग OA। अब बात डिफरेंशियल dz की, तो z is equal to x plus iy, it gives dz is equal to dx plus I dy। y 0 होने की वजह से dy 0 हो जाएगा, therefore dz become dx only, I dy वैनिश हो गई। अब ये सारी इंफॉर्मेशन इंटीग्रल में रखी जा सकती है। इंटीग्रल अलोंग OA z बार dz इज इंटीग्रल ऑफ x dz इज dx। सब कुछ जो z में था वो x में कन्वर्ट हो गया, तो अब लिमिट भी x के लिए लगेगी। फिगर से ऑब्जर्व किया जा सकता है x वेरीज फ्रॉम 0 to 2, 0 to 2। इट कैन बी सॉल्व्ड फर्दर। ओके, now next we see along AB what happens। along AB we are not interested in answer, और जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर के ऊपर फोकस करना है केवल। now along
second is along AB. What is the equation of AB? Equation of AB, x is constant means x is 0 और सर x is 2 by varying हो रहा है x is 2, this gives dx equal to 0 differential, so that dz becomes I dy only now, dx is 0 and z bar which is x plus I bar का bar, that is x minus I y becomes 2 minus I y x की वैल्यू के साथ में. So therefore integral along OB z bar dz is x minus x की जगह वैल्यू पुट किया है 2 minus I y and dz is I dy. अब सब कुछ y में कन्वर्ट हो गया तो we need limit of y 0 to 1, 0 to 1. This can be simplified further. Okay, दोनों को एडिशन करेंगे तो we get our required integration, value of required integration. अब ये I is imaginary unit, that can be solved, that is not big issue. तो हमने 3 प्रॉब्लम सिंपल से प्रॉब्लम सॉल्व किए. अभी जो 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने थे, ये 3 दिखने के लिए सिंपल प्रॉब्लम थे. इन्हें सॉल्व करने के लिए क्या हमें प्री रिक्विजिट नॉलेज की जरूरत थी या नहीं? यस, आपके चैट बॉक्स दिख रहे हैं? चैट बॉक्स कुछ एक दो स्टूडेंट्स माइक ऑन करके रिप्लाई कर सकते हैं. यस, प्री रिक्विजिट नॉलेज की जरूरत थी. अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा. पहला प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया f of z इक्वल टू z, ये एनालिटिक फंक्शन था. सेकेंड था f of z इक्वल टू z बार, ये एनालिटिक फंक्शन नहीं था. और तीसरा फंक्शन z बार को कुछ सर्कमस्टेंसेस में इंटीग्रेट किया तो उसका हमको कुछ फाइनाइट आंसर मिल सका था. ठीक है. तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम सॉल्व किए, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ न कुछ प्री रिक्विजिट नॉलेज की जरूरत थी. तो क्या जब हम अपनी लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करते हैं तो कुछ प्री रिक्विजिट होमवर्क की जरूरत होगी? यस, डेफिनेटली यस. एक एक लेवल पर जब आप पढ़ते गए तो आपने चीजों को समझने के बाद में उसे अप्लाई किया. और जब हम अपने करियर से रिलेटेड सोचना शुरू करते हैं या अपने फ्यूचर के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो वो कौन सी चीजें होनी चाहिए जिसके बारे में हम पहले से होमवर्क करें. अभी अपने सामने छोटे छोटे से एग्जाम्पल थे. वो एग्जाम्पल यदि आपको उसके कंसेप्ट पता हो तो ऐसा बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम नहीं थे. लेकिन यदि कंसेप्ट पता नहीं होते तो ये छोटे से दिखने वाले प्रॉब्लम शायद हम कभी सॉल्व नहीं कर पाते. दोस्तों हमारे साथ में भी कुछ ऐसा ही होता है. जब हम सीक्रेट ऑफ सक्सेस की बात करना चाह रहे हैं तो एग्जैक्टली व्हाट वी वांट फ्रॉम आवर लाइफ, हमारा पैशन क्या है, ये समझना जरूरी हो जाता है. चलिए अभी दूसरे प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं. Z बार इज नॉट एनालिटिक. अब जरा फोकस कीजिएगा. बार लग गया Z को तो उसने अपनी एक प्रॉपर्टी खो दी. फिर से रिपीट करें दोस्तों ये सेंटेंस. एक बार लगने से जो z f of z इक्वल टू एनालिटिक फंक्शन की प्रॉपर्टी एंजॉय कर रहा था, एक बार लगने से अब वो एनालिटिक फंक्शन नहीं रहा.
क्या आपने कभी अपनी लाइफ में इस तरह के बार का सामना किया है? कहीं आप वो बार के साथ तो नहीं जी रहे हैं? हम कोई दूसरी बार के बारे में बात नहीं कर रहे दोस्तों। हाँ, वहां पर भी आदमी का होश हवास उड़ जाता है, अपने खुद के काबू में नहीं रहता है। दूसरी बार जो इकोनॉमिक चलाती है, हाँ, वह देश की अर्थव्यवस्था संभाले हुए है। अभी लॉकडाउन में बहुत अच्छा खासा अनुभव हुआ होगा। स्कूल कॉलेजेस बंद है, लेकिन सबसे पहले और साथ साथ में लाइन लगाकर, 2-2 4-4 किलोमीटर की लाइन लगाकर मेरा नंबर कब आएगा, वो बार की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम केवल बार की बात कर रहे हैं। बार क्या हम वो बार के साए में जी रहे हैं? इसका एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। 11th-12th का रिजल्ट आ जाता है। 11th-12th के रिजल्ट के बाद क्या आपसे पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं एग्जैक्टली, या फिर आपको इंजीनियरिंग ही करना है, ये बोलकर आपका एडमिशन अच्छे से अच्छे कॉलेज में, जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हैं प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, करा दिया जाता है। तो ये भी एक प्रकार का बार हो गया। जब आपसे आपका विलिंगनेस नहीं पूछा, जब आपने अपना पैशन नहीं ढूंढा, और जो सोशल नॉर्म्स है, फैमिली इंस्ट्रक्शंस है, उसकी बेसिस पर हमने कुछ डिसीजन ले लिए, तो कहीं ना कहीं हमारी कुछ जो बेसिक क्वालिटीज होती है वो हम लूज कर जाते हैं। जैसे इस केस में एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार ने एनालिटिक होने की जो क्वालिटी थी वो लूज कर दी। अच्छा, लाइफ रुकती नहीं है। यदि हो गया, इंसिडेंस हो गया, तो कोई बात नहीं, लाइफ रुकती नहीं है। अब उसके साथ कुछ और फैक्टर्स जुड़े जेड बार के साथ, और उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश की। हाँ, दो पाथ है ना उसके साथ में, एक ये रियल एक्सिस के अलोंग एक पाथ आया, एक ये पैरेलल टू वाई एक्सिस के अलोंग एक पाथ आया। हाँ, कुछ पॉइंट्स आए, यानी कुछ फैक्टर्स हुए जो जेड बार के आजू बाजू जमा होकर उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश की, और वो इंटीग्रेट हो गया, खुश हो गया। तो ऐसी ही लगभग सिचुएशन हमारे साथ लाइफ में हो सकती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इंजीनियरिंग के बाद फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स में कैसे एक्सप्लोर करें। बीएससी में बच्चे जो मैथमेटिक्स 3 साल में पढ़ते हैं, उसमें से काफी कुछ पोर्शन आप भी इंजीनियरिंग में पढ़ चुके होते हैं। 4 साल में आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होता है, लेकिन जो हमारे नॉर्म्स है वो नॉर्म्स के हिसाब से बीई के बाद एमएससी इन मैथमेटिक्स का प्रोविजन नहीं है। बीएससी के बाद 2 साल करके मास्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स बन जाता है बच्चा, लेकिन बीई के बाद उसको एमएससी मैथमेटिक्स करने की परमिशन नहीं है। और कई बार ये देखने में आया है कि जो इंजीनियरिंग कर चुके बच्चे हैं वो काफी अच्छा टीचिंग फील्ड में कर रहे होते हैं। अभी जो ट्यूशन क्लासेस है ये पैरेलल स्ट्रीम के समान चल रही है। जो रेगुलर हमारे इंस्टीट्यूशन है, स्कूल कॉलेजेस है, इसके पैरेलल ट्यूशन क्लासेस चल रही है। और एक सर्वे यदि देखा जाए तो लगभग 70%, 60 to 70% जो फैकल्टीज है वो फैकल्टीज इंजीनियर्स है। तो जो हम बार की बात कर रहे थे, वो बार कहीं एडमिशन लेते समय 11th-12th के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते समय कहीं वो बार तो नहीं था। और वो अच्छा कर रहे हैं, डेफिनेटली अच्छा कर रहे हैं। और ये पैरेलल इंडस्ट्री की वजह से हम आए दिन पेपर में ऐसे बड़े बड़े क्लेम्स देखते हैं, 99.99% वगैरह वगैरह ना। अपने समय में 2-2 लोग पास हो जाया करते थे। तो ये जो पैशन की बात है, ये पैशन ढूंढे कब कब हम ये चीज को पकड़ पाए कि मैं किस फील्ड में, फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स से रिलेटेड यदि बात करें तो मैं मैथ की किस फील्ड में बेटर कर सकता हूँ। और बेटर करने का मतलब ये है कि काम करते समय मुझे काम करने का एहसास न हो।
काम करते समय मैं उसे एंजॉय करूं, तो समय का पता ही नहीं चलता। फील्ड कई हो सकती है। फील्ड कॉर्पोरेट सेक्टर्स हो सकते हैं, जहां मैथमेटिक्स पढ़े हुए स्टूडेंट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी में जॉब दी जाती है, बिकॉज उनका जो एनालिटिकल रीजनिंग होता है, इमेजिनेशन पावर होता है, डिसीजन एबिलिटी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी होती है, ये सब बेटर होता है। और ऐसे नेचुरली कोई कंपनी जब आपसे कुछ गेन करेंगी तभी वो आपको कुछ रिटर्न दे पाएगी। तो कॉर्पोरेट सेक्टर, फिर बैंकिंग सेक्टर, है ना, बहुत कूल माइंड से हर चीजों को फुल कंसंट्रेशन से वर्क करने की जरूरत होती है। रेलवे, पब्लिक सर्विस कमीशन, टीचिंग तो है ही, डेफिनेटली टीचिंग फील्ड तो है ही। तो ऐसी कोई फील्ड नजर नहीं आती, यदि हम सोसाइटी में देखें, हाँ, तो ऐसी कोई फील्ड नजर नहीं आती जहां मैथ्स की जरूरत ना हो। अब कई बार हम कुछ ऐसा समझने लगते हैं कि मैथमेटिक्स में जो कुछ पढ़ा, थ्योरम प्रूफ जो पढ़े, वो रियल लाइफ में कहाँ काम आते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन हो जाता है, जब हम स्टूडेंट थे तब हमारे मन में भी ये प्रश्न आए कि ये डेरिवेटिव का रोल क्या है। तो हमने कहा, शुरू में कहा कि एक एक लेवल के हिसाब से चीजें वहां बढ़ती है और फिर वो अपना इंपॉर्टेंस वहां शो करती है। तो हमारी डे टू डे लाइफ में शायद डेरिवेटिव इंटीग्रेशन उतना रोल प्ले ना करें, लेकिन जब मॉडलिंग की बात होती है, साइंटिस्ट लेवल पर जब बातें होती है, रियल लाइफ प्रॉब्लम को जब एक मॉडल के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको स्टडी किया जाता है। अभी कोरोना केस में आप देख रहे होंगे, लोग कई कई मॉडल प्रेजेंट करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ये किस तेजी से बढ़ेगा, कब ये रुकेगा, कब ये पीक अपना हासिल करेगा। ये सब मॉडलिंग है। तो कहीं ना कहीं इसके बैकग्राउंड में मैथमेटिक्स वर्क कर रहा होता है, एनालिसिस वर्क कर रही होती है। तो डेफिनेटली जब हम जिस लेवल को टच करते हैं, वहां की चीजें पढ़ते हैं, समझते हैं और उसको उपयोग करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब वो रियली हमारे काम की होती है। अदरवाइज मैथ पढ़ के हम क्या सीखते हैं? तो मैथ पढ़कर हम कॉन्फिडेंटली बोलना सीखते हैं, डिसीजन लेना सीखते हैं, है ना, चीजों को एनालाइज करना सीखते हैं। तो ऐसी बहुत सी क्वालिटीज है जो मैथमेटिक्स हमको प्रोवाइड करता है। अब बात आती है सीक्रेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस की। तो जो दो तीन एग्जांपल हमने डिस्कस किए, ये दो तीन एग्जांपल के साथ यदि कंक्लूजन करने की कोशिश करें तो कहा जा सकता है, वो ना बनो जिसके लिए बने ना हो। वो ना बनो जिसके लिए बने ना हो, बनो वो जिसके लिए बने हो। सुनने के लिए अच्छा लगता है, पर पता कैसे करें कि हम किसके लिए ना बने हैं और किसके लिए बने हैं? तो समय देना पड़ेगा, अपने आप को समय देना पड़ेगा, खुद का पैशन डिस्कवर करना होगा। अदरवाइज लाइवलीहुड तो कोई भी अर्न कर लेता है, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन है, लाइफ का जो एंजॉयमेंट है, जो पीस है, माइंड माइंड की जो पीस है, शायद वो हमसे कोसों दूर रहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करना चाहते हैं, वो ना बनो जिसके लिए बने ना हो, बनो वो जिसके लिए बने हो। बातें समझ में आ रही है? कुछ पकड़ में आ रहा है? यस, ओके। तो ये जो चीज है कि हम बने किसके लिए हैं, ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके देखिए। हमने जरूरत से ज्यादा समय अपने आसपास भीड़ को दे रखी है। ये भीड़ को कम कीजिए, और जब हम अपने आप से जब जुड़ते हैं तो शायद एक इनर वॉइस आप अपनी सुन सकते हैं, और वो इनर वॉइस आपको बताती है कि आप एग्जैक्टली बने किस चीज के लिए हो। कई बार जब इस तरह के सेशंस होते हैं तो हम एक एग्जांपल कोट करते हैं। हाँ, हाँ,
सतीश सर ने व्हाट्सएप पे एक मैसेज सेंड किया, एक बच्चे का वो व्हाट्सएप पर चैट चल रहा होगा, तो उसने लिखा कि इनको मैंने फर्स्ट ईयर में सुना है, बहुत अच्छा बोलते हैं और मैं डेफिनेटली कल का वेबिनार करूंगा। अब ये कौन स्टूडेंट था ये तो पता नहीं, लेकिन क्या वो वेबिनार में प्रेजेंट है? ये जिसने जिसने ये व्हाट्सएप पर चैट की थी, सतीश सर ने कल हमें उसका स्क्रीनशॉट भेजा था। ये बच्चा है यहाँ पर? ठीक। तो आप अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बेसिकली आपका इंटरेस्ट है ये कि आप कुछ जानना चाह रहे हैं, आप कुछ समझना चाह रहे हैं। बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट है। हाँ है, ये स्टूडेंट है यहाँ पर? यस सर। कौन कौन है ये? सर कल बात की थी वही ना? हाँ, ये जिसने व्हाट्सएप मैसेज किया। हाँ, क्या नाम है? हाँ सर, चैतन्य। चैतन्य। ओके ओके। यस सर। वेलकम वेलकम। अच्छा लगता है। लेकिन ये जब जब आप अपना समय दे रहे होते हैं तो बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट है टुवर्ड्स योर करियर। ठीक है, तो हम अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करें ये तो हमें पता होना चाहिए। हम जाने अनजाने पता नहीं अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर देते हैं, और रिटर्न के नाम पर वहां से क्या मिलता है आप सोचकर देखिए। तो जब इस तरह की बात हो रही होती है तो हम एक छोटा सा इंसिडेंट बता देते हैं। आपके समान हमने भी 12th पास किया, हमको इंजीनियर बनाना चाहते थे। हमारे अंकल जो खुद इंजीनियर थे, तो रामदेव बाबा कॉलेज में एडमिशन करा देते, बोले अभी तुम्हारा 12th हो गया, घर के सबसे बड़े हैं, इंजीनियर बन जाएगा, अच्छा होगा लड़का। तब एक 12th पास लड़के की जो मनोदशा थी उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। बैकग्राउंड अग्रवाल है तो आप समझ सकते हैं, टीचिंग से दूर दूर तक के कोई रिश्ता नहीं, 7 पीढ़ियों तक के कोई रिश्ता नहीं। पर अचानक जब हमारे सामने ये ऑफर आया कि इसको इंजीनियरिंग में एडमिशन करा देते, तो एक आवाज आई, मुझे पाने पेंचिस लेकर नटबोर्ड खोलने में कोई रुचि नहीं। अब ये हम बात कर रहे हैं 92 की, अभी तो आपको बहुत एक्सपोजर मिला होता है, आपके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज है। 92 में आप सोच सकते हैं कि इंजीनियरिंग के लिए बहुत रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज रहे होंगे। तो हमारे लिए इंजीनियरिंग मतलब नट बोल्ट पाने पेंचिस इतना ही हुआ करता था। तो हमसे काउंटर क्वेश्चन पूछा गया, फिर करना क्या चाहते हो? शायद ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज हमको बाद में 3 इडियट में, कहना क्या चाहते हो, तो लगभग यही टोन से हमको पूछा गया, करना क्या चाहते हो? तो एक आवाज आई जो उस 12th क्लास बच्चे ने कही, मेरी दिलचस्पी लोगों के दिमाग खोलने में है। मतलब क्या? लेक्चरर बनना है। अब उस समय लेक्चरर के लिए क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, ये कुछ नहीं पता। 12th क्लास पास आउट बच्चा है, कुछ नहीं पता, परंतु बस आवाज आ गई। शायद वो इनर वॉइस रही हो। और वो 92 का जो सेंटेंस है ये आज भी हमारे माइंड में घूमता है, और आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या वो 92 में बोला हुआ सेंटेंस हम अभी भी उस पर काम कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। अभी तो बहुत से दिमाग वैसे ही खुल चुके होते हैं। एक अपनी तरफ से कोशिश होती है अलग पर्सपेक्टिव देने की। दोस्तों, यदि आप अपने आप को थोड़ा समय देना शुरू करें तो डेफिनेटली आप अपनी इनर वॉइस को पकड़ सकते हैं, और यदि आपने अपनी इनर वॉइस के अकॉर्डिंगली काम किया तो उससे बेटर लाइफ हो नहीं सकती। एक तो टीचिंग प्रोफेशन वैसे नोबल प्रोफेशन है, और इस नोबल प्रोफेशन में यदि अ, हम बाय इंटरेस्ट है, आप फ्यूचर में जिस किसी भी प्रोफेशन में जाए उसको यदि आप बाय चॉइस लेकर जाएं, नॉट बाय कंपल्शन, तो आप डेफिनेटली अपनी फ्यूचर लाइफ एंजॉय कर पाते हैं। एंड दैट इज सीक्रेट ऑफ सक्सेस, दैट इज सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, इन शॉर्ट फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, जो कोई मैथमेटिक्स हम डे टू डे लाइफ में, क्लासेस में, स्कूल कॉलेजेस में, प्रैक्टिकल लाइफ में
वो सब फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स में बिलोंग करता है। ऐसी कोई फील्ड नहीं जहाँ मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चे की रिक्वायरमेंट ना हो। आजकल तो मेडिकल में भी जब उनका पीजी के लिए एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम, तब वहां पर भी 18% का मैथमेटिक्स पोर्शन होता है, सिलेबस होता है। 18% क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स होते हैं। रीजन वही, डिसीजन एबिलिटी, रीजनिंग, एनालिटिक पावर एक्सेट्रा। तो शायद हमने अपना पॉइंट आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की। हम यहाँ रुकते हैं। यदि कुछ क्वेश्चंस हो तो उन्हें बताने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू वन एंड ऑल। एक चीज़ और, सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट के लिए, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट के लिए आप यूट्यूब चैनल गणित दर्शन पर विजिट कर सकते हैं, इसे सर्च कर सकते हैं और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय गणित दोस्तों। Absolutely, sir. Thank you so much, sir. That was an amazing episode and content. Proceeding further, it's time for the questions now. Reminding you once again, please be sure to put the questions in the comment section. Can we have questions now? So the first question is from Yash. What do you think are the secrets behind getting where you have to go? Sir, please answer. ये टॉपिक में कवर किया ना। आपको आपको थोड़ा सा पेशेंसली अपने आप को समय देना होगा। आपकी लाइकिंग्स क्या है। कई बार ऐसा होता है कि हम मार्केट की रिक्वायरमेंट देखकर अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, है ना। मतलब मार्केट में क्या चल रहा है, हम उसमें अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हमने पहले अपनी स्ट्रेंथ समझ ली, अपनी स्ट्रेंथ समझ के अब हम मार्केट में कहाँ फिट हो सकते हैं, यदि हाँ उसके साथ में कुछ एडिशनल स्किल्स वो डेफिनेटली एक्वायर की जा सकती है। लेकिन कैसे कोई पर्सन अपने आप को टोटली चेंज कर सकता है, ये थोड़ा समझ के बाहर होती है। तो बेसिकली हमारी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ क्या है और ये स्ट्रेंथ किस फील्ड में फिट हो सकती है, इसको यदि आपने थोड़ा सा होमवर्क किया इस पर और फिर जो छोटी मोटी स्किल्स लगती है वो सीख कर आप फील्ड में सेट हो सकते हैं। Thank you, sir. Okay. Next question is from Himanshu Tripathi. Where can we get inspiration to work hard in hard times? Yes, sir. इंस्पिरेशन। अब इंस्पिरेशन के बारे में बात करने जाएंगे तो और 10 मिनट लग जाएगा। ये एक बहुत इंडिपेंडेंट एक अच्छा टॉपिक होता है ये। जब आप इंस्पिरेशन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड करते हो तो वो दूसरे से लिया हुआ इंस्पिरेशन एक दिन, 4 दिन, एक हफ्ता, बस इतने ही दिन के लिए होता है। जैसे मान लो आज आपने ये सेशन अटेंड किया, हो सकता है आपको कुछ नई बातें पता चली, हो सकता है आप एक्साइटेड हो गए, लेकिन ये जो एक्साइटमेंट है ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक के नहीं होता। हाँ, ये आपको इनिशिएट करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम समय समय पर ज़रूरी होते हैं। लेकिन यदि आप इंस्पिरेशन के लिए सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए तो वो जो अंदर से इंस्पिरेशन आती है वो इंस्पिरेशन आपकी लाइफ लॉन्ग बनी रहती है। और आप 5 साल सर्विस में हो जाए, 10 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, वो इंस्पिरेशन परमानेंट बनी रहती है। तो कोशिश, जब आपके पास इनर इंस्पिरेशन अभी नहीं डेवलप हो पा रही है, नहीं मिल पा रही है, तो डेफिनेटली हमको हमारे सोसाइटी में हमारे पेरेंट्स, रिलेटिव, टीचर्स, कुछ एक्सपर्ट्स, यहाँ से इंस्पिरेशन ली जा सकती है, नो डाउट। लेकिन फिर से ये इंस्पिरेशन टेम्पररी होती है। बहुत बिरले होते हैं, बहुत रेयर होते हैं कि उनका पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बहुत बिरले होते हैं। तो यदि उनमें आप हैं तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर ब्राइट है। अदरवाइज इंस्पिरेशन, इनर इंस्पिरेशन आपके लिए डेफिनेटली वर्क करती है। और एक चीज, इंस्पिरेशन के लिए कभी ना कभी लाइफ में ना कुछ और सिचुएशन फेस करना जरूरी होता है। यदि आप अपने लाइफ को आने वाले 5 सालों के बाद आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं, ये आपने इमेजिन किया हो, ठीक है। एक्चुअली ये जो टॉपिक अभी इंस्पिरेशन की बात थी ना, ये इंस्पिरेशन के ऊपर बहुत लंबा चौड़ी बात हो जाती है। ठीक है, फिर भी कम से कम बातों में इसको कंप्लीट करते हैं। Yes, sir. Next question. आने इसको कंप्लीट कर लेते हैं।
आने वाले 5 सालों के बाद में आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं, एक है ना फ्रेम बनाइए, उसकी फ्रेम, इमेजिनरी फ्रेम बनाइए, और यदि बना सके, उसको प्रैक्टिकली बना सके, तो वो फ्रेम बनाकर कहीं ऐसी जगह लगाइए जहां आपकी रोज नजर पड़ सके। इमेजिनरी फ्रेम है तो उसको रोज देखने की कोशिश कीजिए। अब ये जो फ्रेम आपने बनाई है, ये फ्रेम को हासिल करने में यदि आपको कोई हर्डल्स आते हैं, तो वो हर्डल्स आपके लिए इनर इंस्पिरेशन का काम करते हैं। चीजों को समझिएगा, ठीक है? ठीक है, यदि ये इमेज जो आपने क्रिएट की, यदि कोई आपको इसको हासिल करने से रोक रहा है, तो आपकी विल पावर और उतनी स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन ये इमेज आपकी होनी चाहिए, वो बार वाइज इमेज नहीं होनी चाहिए, पेरेंट्स की बताई हुई इमेज नहीं होनी चाहिए, टीचर्स की बताई हुई इमेज नहीं होनी चाहिए। ये इमेज सेल्फ क्रिएटेड इमेज होनी चाहिए, ठीक है? Yes, sir. Thank you so much, sir. Sir, next question is from Soumya. Best GATE and engineering book. Best for the preparation of GATE. एक मिनट, क्या क्वेश्चन पूछा है? Sir, best book for the preparation of GATE and engineering. आपके पास एक्सपर्ट टीचर्स है, हाँ? आपके इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर्स है, हाँ? इतना बड़ा क्लब रन हो रहा है, शायद हम इसका आंसर बहुत अच्छे से नहीं दे पाएंगे, हाँ? तो कॉन्टेक्ट सतीश Alright. सर, सतीश सर। Yes, sir. Sir, next question is, when talking about maths, what is common between RTMNU math syllabus and other universities for GATE examination? हम गेट एग्जामिनेशन का जो कंटेंट है उसके थ्रू गए, तो हमें ये समझ में आया कि वो जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का, जो गेट का जो मैथमेटिक्स सिलेबस है, वही सारी चीजें बीएससी के बच्चे पढ़ रहे हैं, वही 3 साल में बीएससी के बच्चे वही पढ़ रहे हैं। तो जो आप 4 साल में पढ़कर फिर गेट एग्जाम देते हैं, फिर एमटेक करते हैं, एमटेक करने के बाद आपकी एग्जैक्ट आपके पसंद की जॉब मिल गई, तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर वही प्राइवेट इंडस्ट्रीज, टीचिंग फील्ड, बीई के 4 साल, गेट का प्रेशर, उसके बाद एमटेक 4 2 6, है ना, और फिर टीचिंग जॉब। बीएससी पढ़ने वाला बच्चा 3 साल बीएससी, 2 साल एमएससी, टीचिंग जॉब। तो ये जो जो सही समय है, जो टर्निंग पॉइंट है डिसीजन लेने का, अभी तो काफी बच्चे इंजीनियरिंग में है, तो अभी वो वापस से रिवर्स, हाँ एक है ना, एक बार जो आपने स्टेप ले ली ना, वो स्टेप को कंटिन्यू कर लेना चाहिए, रिवर्स वाला नहीं रखना चाहिए रास्ता। अब जो भी है इसको सक्सेसफुली क्लियर करेंगे, और सक्सेसफुली क्लियर करने के बाद जो मेरा पैशन है मैं उसको आइडेंटिफाई करके वर्क करूंगा। तो सिलेबस से रिलेटेड बात है, तो सिलेबस नागपुर यूनिवर्सिटी का और गेट में जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है लगभग सेम है, लगभग सेम। ये जो टॉपिक है ये वो गेट के सिलेबस में देखकर ही हमने कवर किया, हमने कहा ये तो बीएससी का भी टॉपिक है, ये बीएससी में फाइनल ईयर में होता है, तो इसलिए ऐसा टॉपिक लिया ताकि जो ऑडियंस है वो ऑडियंस में से हर किसी के लिए वो इजीली अंडरस्टैंडेबल ना हो, यानी उनको ये समझ में आए कि दिखने के लिए सिंपल सा प्रॉब्लम है, लेकिन सिंपल से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्री रिक्विजिट नॉलेज जरूरी है। तो ऑलमोस्ट सेम है, ऐसा कह सकते हैं 90% सिलेबस सेम है। Thank you, sir. Next question is from Yash. What is the best question you have ever asked in an interview? हाँ, इंटरव्यू, जब आप हमको है ना ऐसी पुरानी यादों में ले जा लेते हैं ना, तो वो पुरानी यादों के वाकया बताना वो खुद अपने आप में एक टॉक हो जाता है। हम कॉन्ट्रीब्यूटरी टीचर थे शिवाजी साइंस कॉलेज में और हिस्लप कॉलेज में एक साथ। तो एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर नाम से एक टॉपिक पढ़ा होगा आपने, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा है। अब वहां पर v1 और v2 ये दो फंक्शंस फाइंड करने होते हैं, v1 और v2, y1 इज इक्वल टू v1 y1, सॉरी पर जनरल सॉल्यूशन इज v1 y1 प्लस v2 y2। और ये जो v1 और v2 है, ये v1 और v2 का एक डेरिवेशन, ये पूरे थ्योरम का एक डेरिवेशन होता है। तो v1 और v2 फाइंड करने के लिए डेफिनेटली जब मैथमेटिक्स में हम दो क्वांटिटी की बात करें तो उसके लिए दो रिलेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये दो रिलेशन वहां पर बुक में, जो बुक उस समय प्रिस्क्राइब थी, ये बुक में एक रिलेशन डायरेक्ट दिया हुआ था और उसकी हेल्प से दूसरा रिलेशन कहीं वर्क करके आया था और वो दोनों को सॉल्व करके v1 और v2 फाइंड किए थे। अब क्लास में एज अ टीचर हमने कभी बच्चों को क्वेश्चन पूछने से रोका नहीं, और ये टीचर की स्ट्रेंथ होती है।
हो सकता है बच्चे के क्वेश्चन का आंसर हमें उस समय तुरंत ना आए, लेकिन यदि हम सोचें और जब मिल जाए और आंसर दे दें तो बच्चा भी खुश, टीचर भी खुश। तो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया, सर वो इक्वेशन कहाँ से आई, जो डायरेक्ट मेंशन की हुई थी वो इक्वेशन कहाँ से आई। हमने कहा अभी तो इसका आंसर हमें पता नहीं, लेकिन जब कोई क्वेश्चन अंदर चले जाए ना तो वो अपना स्पेस माइंड में लेने लगता है। तो उसके ऊपर सोचते रहे, सोचने के बाद में वो जो थ्योरम का प्रूफ था, वो थ्योरम के प्रूफ को इंडिपेंडेंटली अलग तरीके से प्रूव करने की कोशिश की। और जब वो इंडिपेंडेंटली प्रूव करने की कोशिश की तो वो जो बच्चे का क्वेश्चन था कि ये इक्वेशन डायरेक्टली आई कहाँ से, वो मिल गई हमको। अभी ये तो हम केवल बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। उस दिन जो यूरेका वाली सिचुएशन रही होगी आर्किमिडीज के साथ में, ये सिचुएशन हमारे साथ थी, यूरेका। हमने नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये बात हम कर रहे हैं 97 की, ये जुलाई अगस्त का पीरियड रहा होगा, थोड़ा सा समय लगेगा, समय है? Yes sir, no problem. ठीक है। अब दिसंबर में आईआईटी दिल्ली से पीएचडी के लिए कॉल लेटर आया, और वहां पर गए, अपने प्रोफेसर के कहने पर वहां पर गए। जाने की दिल से इच्छा नहीं थी, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट है वो टीचिंग फील्ड में ज्यादा था, ना कि रिसर्च फील्ड में। पर फिर भी काफी कंसल्ट करने के बाद वहां गए। जब हमारी बारी आई, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया, आपने लिखा अपने रिज्यूमे में कि आप अभी पढ़ा रहे हैं, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आपने पढ़ा होगा। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में V1 और V2 के जो रिलेशन है वो कैसे आते हैं। ओह माय गॉड दोस्तों, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन था, व्हाट इज बेस्ट क्वेश्चन इन योर इंटरव्यू, तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया कितनी छोटी है और दुनिया कितनी गोल है। ये क्वेश्चन वहां आईआईटी दिल्ली में इंटरव्यू, रिसर्च स्कॉलर का इंटरव्यू लेते समय ये पूछा गया। और ये क्वेश्चन हमसे हमारे क्लास का एक जो स्टूडेंट था बीएससी पार्ट 1 में, उसने पूछा था। उस समय तो हम उसका आंसर नहीं दे पाए थे, लेकिन वर्क करने के बाद में हमारे पास तो उसका आंसर अब मौजूद था। हमारा सिलेक्शन भी हो गया। 1.25 महीने आईआईटी दिल्ली में रहे, बट अपने पैशन को आइडेंटिफाई किया। शायद ट्रैक चेंज हो गया था, हम वापस वहाँ से रिटर्न आए, और तब से हिस्लॉप कॉलेज में एज अ परमानेंट फैकल्टी है। 22 ईयर्स हो गए हैं। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन से स्लम डॉग मिलियनेयर यदि आप लोगों ने देखी होगी, तो स्लम डॉग मिलियनेयर की याद आती है कि लाइफ आपको हर दिन कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करती है। अब आप में भी वही पावर होनी चाहिए लाइफ से सीखने की। तो यदि आप लाइफ से सीखते हैं तो किस मोड़ पर ये सीखी हुई चीज काम आ जाए, ये आज नहीं बताया जा सकता। होप तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिला। Yes sir, thank you so much. Next question is, how can we have experiments in mathematics? हाउ कैन वी हैव एक्सपेरिमेंट्स इन मैथमेटिक्स। एक इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स, फिर बाद में मैथमेटिकल मॉडलिंग, अभी काफी नए ब्रांचेस डेवलप हो रहे हैं। अब जैसे जैसे नए ब्रांचेस डेवलप हो रहे हैं, तो उसको स्टडी करने के बाद जो भी रियल लाइफ प्रॉब्लम है, वो रियल लाइफ प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए मॉडलिंग की जरूरत होती है। वो मॉडलिंग डेफिनेटली पेन पेपर, फिर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इनकी हेल्प से होती है। तो ये जो न्यू जनरेशन आ रही है, ये न्यू जनरेशन इससे काफी कुछ फेमिलियर होते जा रही है। आप कह सकते हैं भले दिखने में अभी हम ऐसे दिखते नहीं होंगे, लेकिन हम ओल्ड जनरेशन के हो गए हैं। ठीक है, न्यू जनरेशन काफी अच्छे से अभी हमारे सामने ही ऐसी कई फैकल्टीज है जो काफी अच्छा ये सब जो एक्सपेरिमेंटिव मैथमेटिक्स है इस पे वर्क कर रही है। तो कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। यदि ऐसा क्वेश्चन किसी के माइंड में आता है कि एक्सपेरिमेंट इन मैथमेटिक्स क्या है, तो गूगल बाबा है अपने पास में। यदि आप सर्च करें और अपने आप को उस तरह से डेवलप करने की कोशिश करें, तो काफी ब्राइट फ्यूचर वहाँ हो सकता है। Thank you so much sir, it was such satisfactory answers from you.